नमस्कार। आज हम जरा गहराई से बात करेंगे उन मेमोरी टेक्निक्स पर जो जापानी छात्र इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ये काफी दिलचस्प है। दावा है कि छात्र एक दिन में 100 से ज्यादा कांजी अक्षर याद कर लेते हैं, जबकि हमें तो एक छोटा सा फॉर्मूला याद करने में ही कितना वक्त लग जाता है। सही बात है। तो आज का मिशन है 5 खास तकनीकों को समझना। देखते हैं ये याददाश्त बढ़ाने में कितनी असरदार हैं। बिल्कुल। और मजे की बात ये है कि ये सिर्फ रट्टा मारना नहीं है। अच्छा। नहीं, ये तकनीकें असल में विजुअल यानी दृश्य, लॉजिक यानी तर्क और हाँ, इमोशन यानी भावनाओं का एक मिश्रण है। तो ये रटने से ज्यादा जानकारी को महसूस करने और उसे दिमाग में बैठाने का तरीका है। कुछ तरीके तो काफी अनोखे भी हैं। पहली तकनीक क्या है? पहली है कांजी कोडिंग, मतलब विजुअल मेमोरी का इस्तेमाल। कांजी कोडिंग। हाँ, जापानी बच्चे कांजी अक्षर को उसकी शक्ल से जोड़ते हैं। एग्जैक्टली जैसे पेड़ का जो अक्षर है वो सचमुच एक पेड़ जैसा दिखता है। देखिए, विज्ञान तो कहता ही है कि दिमाग शब्दों से कहीं ज्यादा तेजी से, शायद 60,000 गुना तेजी से विजुअल्स प्रोसेस करता है। हाँ, ये तो सुना है। लेकिन वीडियो का जो असली पॉइंट है वो ये कि आपको कोई आर्टिस्ट होने की जरूरत नहीं है। काम चलाओ खुद के बनाई डूडल या निशान भी कमाल का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि वो दिमाग को मजबूर करते हैं कि वो जानकारी से एक्टिवली जुड़े, मतलब निष्क्रिय होकर पढ़ने से अलग। बिल्कुल, पैसिव रीडिंग से एकदम अलग। ठीक है, तो एक्टिव जुड़ाव चाहिए। क्या इसमें भावनाएं जोड़ने से ये और गहरा हो सकता है? वीडियो की दूसरी तकनीक शायद इसी पर थी। हाँ, बिल्कुल। दूसरी तकनीक है निमोनिक्स यानी मेमोरी एड्स में इमोशन या कहीं ड्रामा का तड़का लगाना। ड्रामा? हाँ, जैसे वो उदाहरण था, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस है। हाँ। तो उसे याद रखने के लिए एक गुस्सैल फैक्ट्री की कल्पना करना जो आलसी सेल्स पर चिल्ला रही हो। हाँ, सुनने में मजेदार लगता है। मजेदार तो है, पर क्या ये सच में काम करता है? हाँ, और इसके पीछे कारण है कि भावनाएं वो दिमाग में एक तरह की केमिकल छाप छोड़ती हैं। केमिकल छाप? हाँ, जो याददाश्त को मजबूत बनाती है। और वीडियो इस बात पर जोर देता है कि जितना अजीब, बड़ा चढ़ाकर या नाटकीय होगा उतना ही बेहतर। मतलब बोरिंग फैक्ट्स में थोड़ा ड्रामा, अजीब चेहरे या अतिशयोक्ति। हाँ, इससे याददाश्त को जैसे टर्बो बूस्ट मिलता है। वाह! तो विजुअल हो गया, इमोशन हो गया। तीसरी तकनीक क्या है? वो थोड़ी अलग थी शायद। हाँ, तीसरी तकनीक प्रैक्टिस के तरीके को ही बदल देती है। इंटरलीव्ड प्रैक्टिस। इंटरलीव्ड प्रैक्टिस यानी एक ही विषय को घंटों तक रटने के बजाय सब्जेक्ट्स को मिक्स करके पढ़ना। बिल्कुल, जैसे गणित पढ़ा, फिर थोड़ी देर इतिहास पढ़ लिया, फिर शायद साइंस, और फिर वापस गणित पर आ गए। लेकिन इससे कंफ्यूजन नहीं बढ़ेगा? मुझे तो लगता सब खिचड़ी बन जाएगा। शुरुआत में मुश्किल लग सकता है, थोड़ा धीमा भी। लेकिन इसका फायदा लॉन्ग टर्म में है। होता क्या है कि हर बार जब आप विषय बदलते हैं तो दिमाग को पुरानी जानकारी को एक्टिवली याद करना पड़ता है। ये दिमागी कसरत जैसा है। लगातार एक ही चीज करते रहने से दिमाग कई बार ऑटो पायलट मोड में चला जाता है। सही बात है। जबकि इंटरलीविंग उसे जगाए रखता है और याददाश्त को गहरा बनाता है। दिलचस्प है, मतलब दिमाग को लगातार जगाए रखना, उसे चुनौती देना। चौथी तकनीक भी कुछ ऐसी ही लग रही थी, सिखाने के जरिए याद करना। फाइनमैन तकनीक। हाँ, फाइनमैन तकनीक ये एक बहुत पावरफुल तकनीक है। फाइनमैन तकनीक का सार यही है कि किसी भी कॉन्सेप्ट को इतने सरल शब्दों में समझाओ कि कोई 5 साल का बच्चा भी समझ जाए। 5 साल का बच्चा? ओके। अब हम किसी और को या खुद को ही समझाने की कोशिश करते हैं, तभी असल में पता चलता है कि हम खुद कहाँ अटके हुए हैं, हमारी समझ में कहाँ कमी है। अच्छा, हाँ, ये तो होता है। बिल्कुल। सुबह जो पढ़ा, शाम को उसे अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके किसी और को समझाने की कोशिश करें, या बस खुद को ही वॉइस नोट में रिकॉर्ड करके। हाँ, ज्ञान के जो गैप्स है ना, वो तुरंत पकड़ में आ जाते हैं। कमाल है, ज्ञान के गैप्स भरना। और 5वीं तकनीक तो बिल्कुल उल्टी बात कर रही थी, नोट्स में जानबूझकर गैप्स छोड़ना। हाँ, विजुअल गैप्स या वाइट स्पेस। वाइट स्पेस। जापानी नोटबुक्स में मैंने देखा काफी खाली जगह होती है, जबकि हमारे नोट्स तो अक्सर ठूंसे हुए होते हैं। हर कोने में कुछ ना कुछ लिखा होता है। हाँ, बिल्कुल। तो क्या खाली जगह छोड़ने से भी याददाश्त बेहतर होती है? ये कैसे? सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है, पर वीडियो के हिसाब से ये सच है। जब जानकारी के बीच खाली जगह यानी वाइट स्पेस होता है तो दिमाग उसे बेहतर तरीके से प्रोसेस और ऑर्गेनाइज कर पाता है। ऑर्गेनाइज, ये आंखों और दिमाग को एक तरह का विजुअल रिदम देता है। एक सांस लेने की जगह
ये सिर्फ सजावट नहीं है, बल्कि जानकारी को छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ने का एक तरीका है। अच्छा, छोटे हिस्सों में। हाँ, जिससे हर हिस्सा आसानी से याद रहे। तो नोट्स बनाते समय मुख्य पॉइंट्स के बीच जानबूझकर खाली जगह छोड़ना एक बहुत असरदार तरीका हो सकता है। तो फिर इन 5 तकनीकों का निचोड़ क्या है? हमने देखा, पहला, कांजी जैसे विजुअल कनेक्शन बनाना, भले ही वो सिंपल डूडल हो। हाँ। दूसरा, जानकारी में इमोशन और ड्रामा मिलाना। हाँ। तीसरा, विषयों को बदल बदल कर पढ़ना, यानी इंटरलीविंग। हाँ। चौथा, किसी बच्चे को समझाते हैं वैसे सिखाकर याद करना, फाइनमैन स्टाइल। हाँ। और पांचवा, नोट्स में सोचने और समझने के लिए खाली जगह छोड़ना, यानी वाइट स्पेस। बिल्कुल सही। तो मतलब सार ये है कि याददाश्त रटने से नहीं, बल्कि जानकारी के साथ क्रिएटिव तरीके से जुड़ने से मजबूत होती है, एक रिदम बनाने से। एकदम सही कहा। और अंत में एक सोचने वाली बात ये है, ये तकनीकें हमारे जो पारंपरिक, कई बार बोरिंग लगने वाले पढ़ने के तरीके हैं, उनको कैसे चुनौती देती हैं? हाँ, ये तो है। क्या ऐसा हो सकता है कि सीखने का एक ज्यादा क्रिएटिव, ज्यादा व्यक्तिगत और शायद थोड़ा खेलने वाला नजरिया अपनाकर हम अपनी याददाश्त को अपने आप ही बेहतर बना सकते हैं? ये तो सोचने वाली बात है। शायद प्रयोग करके देखना चाहिए। बिल्कुल। ये खुद आजमाने और खोजने की बात है।